ये पीछे जो आपके किरदारों के चेहरे हमने लगा रखे हैं, ये आपके शेड्स बताते हैं। सबके पीछे एक कहानी होती है, कहते हैं हर किरदार की। जी जी जी। ये सबसे एंडियरिंग तो हाथीराम चौधरी रहे, जो जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं एक्चुअली ये चेहरे मेरे नहीं हैं, ये उन राइटर्स के हैं जिन्होंने ये किरदार लिखे और उनके दिमाग में कुछ था उसको लेके, वो कैसे दिखते होंगे वो किरदार। तो आई थिंक ज़्यादा बड़ा योगदान उनका है जिन्होंने इनको लिखा। ये सारे कैरेक्टर्स को मैं अगर आपसे उनके पीछे की कहानी आपसे जानना चाहूँ, जब आप जुड़ते हैं उसके साथ, आपके जैसा एक्टर जिसको पर्दे पे देखकर हम महसूस करते हैं वो चीज़, वो बिना महसूस किए तो उसको निभाता नहीं, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश व्यक्तित्व में जाते जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कुछ ना कुछ जब आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो उसका एक हिस्सा जो है वो आपको प्रभावित करता है। वही रीज़न है कि आप उसको करने का मन करता है आपको। हम उसको कितना महसूस करते हैं ये मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव है, एक्टर टू एक्टर, कि करते वक्त हम उसको कितना महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये मानिए कि जिम्मेदारी ये है कि आप उस भाव को जो कहानी में है या किरदार में है, उस हमारी जिम्मेदारी उसको आप तक पहुंचाना। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी महसूस करूं, क्योंकि मैं पढ़ते वक्त महसूस कर चुका हूं। मैंने उसको जब 20 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ा, तो मेरा जो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन है उस भाव से, उसकी इंटेंसिटी अब वो नहीं है जो मैं करते वक्त कर रहा हूँ। क्योंकि 3 महीने हो गए मुझे पढ़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल हाथीराम चौधरी, उसको जब 3 महीने से पढ़ाए जा रहे हो आप, तो उसके जितने भाव हैं वो हमारे अंदर जो होना था वो हो चुका है। ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो जिस भाव से अब हाथीराम लिखा गया है वो ऑडियंस तक पहुंचे, तो वो एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। नहीं, और इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आप अगर प्ले करेंगे तो उसको ज़्यादा महसूस कर लेना भी तो मुश्किल है। नहीं, किसी को भी ज़्यादा महसूस कर लेना मुश्किल है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है एज एन एक्टर, क्योंकि वो फिर आई थिंक वो आप थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप उसमें खुद घुस गए आप, तो आप अपनी साइकी को एक किरदार की साइकी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं जाएगा। उसका एक अपना एक अनुपात है, अपना एक समीकरण है जो पेपर पे है, उसमें आप अपना भाव मत डालिए। आपका अपना किरदार का भाव ही पकड़ के रखिए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा महसूस करने के बजाय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करते वक्त उसकी मनोदशा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि कोई एक हाथीराम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ये आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महसूस करने की बजाय। महसूस आपको पहुंचाना है, एहसास आपको पहुंचाना है, एम्पैथाइज जी और जी उसको एम्पैथाइज करना ज़्यादा बेटर है। ये अभी नेहा, हम मेरी कुलीग स्टेज पर थी, उन्होंने कहा कि आपसे ये मैं ज़रूर पूछूं कि आपके कई कैरेक्टर्स को देखकर लोग डर जाते हैं, आप किससे डरते हैं? कैरेक्टर से डर जाना तो आई थिंक वो मेरी वजह से तो नहीं है, वो लिखा ही ऐसा गया है। थैंक यू सो मच। आई थिंक फिर तो वो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि अगर वो डराने लायक लिखा गया था तो डर पहुंच गया है, तो मेरा काम हो गया है। आपको किससे डर लगता है? एक ही इंसान से लगता था जी, वो चले गए, माय डैड। अच्छा, उनके अलावा मुझे किसी से डर नहीं है। तो मतलब जयदीप अहलावत का बचपन कैसे बीता है? वो क्योंकि एक जाट लड़का है तो बदमाशी करता होगा, छोटा था तो। हाँ, वो जितनी हमारे गांव में अलाउड होती उतनी। कितनी अलाउड थी? काफ़ी सारी। हरियाणा के गांव में काफ़ी सारी बदमाशी अलाउड होती थी, पर मैं थोड़ा सा बचा, क्योंकि मॉम डैड दोनों टीचर रहे हैं, तो घर का माहौल स्कूल जैसा ही रहता था। आप स्कूल में हो या नहीं हो, तो मेरे लिए जो बाकी जो बच्चे होते थे गांव के, वो स्कूल से घर जाते थे, मैं स्कूल से ऑलमोस्ट स्कूल में ही वापस आता था। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ बेसिक नहीं, तो मतलब आप डिसिप्लिन थे इस वजह से? जी, थोड़ा बहुत था। और क्या वजह थी कि आप आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते थे? क्या वो हरियाणा के रूट्स हैं? आई थिंक क्या होता है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो जो प्रोफेशंस आपके दिमाग में आते हैं वो आसपास की इंस्पिरेशन से आते हैं। तो अभिनय का ऐसा कुछ कोई था नहीं। साहित्य से रुचि हमेशा बनी रही, क्योंकि पापा पढ़ते थे, उनकी वजह से वो शुरू हुआ। लेकिन अभिनय एज अ प्रोफेशन कभी नहीं सोचा गया था। तो जब हम 11वीं 12वीं क्लास में थे, और मेरा जो मेरी मेमोरी है, मेरा एक बैचमेट था, क्लासमेट था, संदीप मोहन।
ही गॉट सिलेक्टेड इन एनडीए। तो वहाँ से समझा कि एनडीए सीडीएस क्या होती है। और फिर क्या होता था कि हर साल में 2 बार एसएसबी होती है, तो मतलब साल में 2 बार तो 5-6 नाम आप सुन ही लेते हो अपने कॉलेज से या किसी और कॉलेज से कि यार वो लड़का एनडीए में चला गया, सीडीएस में चला गया, ओटीए में चला गया। तो आई थिंक वो इंस्पायर कर रहे थे आसपास के लोग, तो वो उस वजह से स्टार्ट हुआ और वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वो प्रोफेशन। नहीं, हरियाणा में तो गांव के गांव हैं जहां से कितने बड़े बड़े जी, हमारे सैनिक बिल्कुल। योद्धा सब निकले हैं। बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा का पॉपुलेशन और उसका परसेंटेज जो आर्मी में जाता है उसको देखते हुए। बिल्कुल सही कह रहे तो मतलब एक मन में हैं। रहा मैं कि बस इस बात से अब खुश हो जाता हूँ कि जब भी कोई नया काम आता है, जैसे हाथीराम आता है या कोई भी नया काम आता है, तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के ग्रुप बने होते हैं, जनरली होते जी हैं जी जैसे। जी। तो वहाँ वो किरदार जो है मेरा जिक्र हो रहा होता है, यही काफ़ी है। मैं तेरी बज़्म में नहीं हूँ, मेरा जिक्र काफ़ी है। वाह क्या बात है। तो ये जब आपने पहली बार घर पे बताया तो क्या शौक लगा उनको कि आप एक्टर होना चाहते हैं? नहीं, शौक तो नहीं लगा। मेरे पापा मुझे लगता है हमेशा से थोड़ा सा इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थे कि ठीक है तुम चूज करो अपना प्रोफेशन, तुम्हें क्या करना है। बट ऑफ कोर्स डर रहता है कि यार लड़के सेटल हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं। मैंने जब उनको बोला एक्टिंग करनी है मुझे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला। आप कितने साल के थे? मैं 25 का हो रहा था आई थिंक। अच्छा। ग्रेजुएशन हो गई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी। तो जब मैंने उनको कहा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट जाना है पढ़ने के लिए, एक्टिंग पढ़ने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए उनको समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो एक्टिंग पढ़ोगे तो मतलब कैसे पढ़ोगे। तो एक्टिंग उन्होंने 10-15 सेकंड का एक अच्छा पॉज लिया और वो 10-15 सेकंड उस वक्त बहुत लंबे लगे थे। तो बस उन्होंने ये पूछा कि इसमें क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया कि एफटीआई का या ये लोग पास आउट हुए हैं, इस तरह से ट्रेनिंग मिलती है। एंड देन ही टुक अगेन अ पॉज 15 सेकंड 20 सेकंड एंड देन सेड तो तुम्हें यही करना है। मैंने कहा हाँ। तो ठीक है जाओ, दैट्स इट। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने अरे ये तो बड़ा इजी हो गया। दैट्स हाउ इट वेंट। पर और आपको भरोसा था कि आप इसको एक प्रोफेशन बना पाएंगे? नहीं मैम, मुझे सच बताऊं, मुझे जब मैं फिल्म शूट जा रहा था मैंने उस वक्त तक भी ये नहीं सोचा था कि मुझे प्रोफेशनली एक्टर बनना है। अच्छा। मुझे बस एक्टिंग का जो अभिनय का जो फील्ड है वो बहुत पसंद था। मंच पे जाना, नाटक करना, वो सब जो हमारे कॉलेज टाइम में या पीजी के टाइम पे कर रहे थे, और उसकी वजह से मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा सुकून देता था। तो मुझे ये था कि अगर देख लेते हैं, अगर लगा कि ठीक है तो फिर बॉम्बे भी चले जाएंगे, नहीं तो रंगमंच तो कहीं भी कर ही लेंगे। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग भाव नहीं था जब मैं वहाँ गया था। बट जब आप पढ़ना शुरू करते हो और वो साल भर के बाद आपको समझ में आने लगता है सिनेमा, तब लगता है कि हाँ ये ट्राई किया जा सकता है। नहीं, वहाँ तो क्रैक करना मतलब उसके भीतर एडमिशन भी बड़ा मुश्किल होता है। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। इसका मतलब कि जयदीप अहलावत एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे। जी, स्टूडेंट में हमेशा अच्छा रहा हूँ। सीखने का जो वो रहा है वो मुझे लगता है कि कभी से बेटर रहा है। और जितना मुझे अच्छा माहौल मिलता चला गया, जितना ज़्यादा कंपटीशन मिलता चला गया, मैं उतना बेटर होता गया। ये मेरे साथ थैंक गॉड रहा। तो एफटीआई के जाना इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि क्योंकि जब आप एक शहर से, छोटे शहर से बाहर निकलते हो और आप अपनी जगह के आपको जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आप बेस्ट एक्टर हो गए हो, आप ये हो गए हो, तो आपके दिमाग में है कि आप अपने स्टेट के या अपनी जगह के सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हो। पर जब वहाँ 20 स्टूडेंट होते हैं जो इस देश के हर कोने से होते हैं, वहाँ जाके एहसास होता कि आप इतने भी अच्छे नहीं। तो सडनली आपका जो बार है जो वो बढ़ गया है, वो ऊंचा हो गया। तो अब आपको उसको टच करने में ज़्यादा मजा आएगा, आप ज़्यादा मेहनत करने में मजा आएगा। तो ये डांस करने की शुरुआत आपका, उसका शौक क्या? वो एक हीरो, एक मेन स्ट्रीम वो पर्दे पे नाच नहीं, डांस तो हरियाणा में ऐसे ही नाच लेते हैं शादियों में। ये सिर्फ घुड़चड़ी से आया है। डांस कभी से था, अभिनय बहुत बाद में आया। अच्छा, डांस शुरुआत से? जी, बहुत नाचा उन लोगों की शादियों में। पापा ने डांट दिया था 2-3 बार। किसी अनजान की शादी में कूद गया था मैं, मुझे पता भी नहीं थे कौन थे वो घर के सामने से जा रही थी, मेरा नाच निकल गया, उनका बढ़िया बाजा बज रहा था, मैं कूद गया उसमें। पापा ने बहुत डांटा फिर, अरे पूछ तो लो किसकी शादी है। मैंने कहा ओके, आई डिडंट नो। नहीं, क्योंकि देख के बड़ा मतलब आप अच्छा डांस करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शादी और जनरेटर के धुन पे नाचने वाला। एक्चुअली अभिनय में ना वो मौका मिला नहीं।
शुरुआती दौर चाहते थे क्या आप? नहीं, एक्चुअली ध्यान भी नहीं गया कभी। मेरे पुराने दोस्त हैं, दो तीन तो यहीं बैठे हुए हैं कॉलेज टाइम के, हाथ उठा दीजिए उनको ऐसे पता है, अशोक जी है, विकास है, तो इन्होंने बहुत टाइम तक ये कहा कि यार तुम्हें कोई नचा क्यों नहीं रहा है। मैंने कहा रोल नहीं मेरा, हाथीराम में कहाँ नाचूंगा मैं। पर वो फिर मिल गया, एक मौका मिला तो वहाँ हो गया वो। सडनली मुझे भी एहसास नहीं था, सही बताऊं तो, कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। लोगों को सडनली ऐसा लगेगा अरे यार ये आदमी नाच भी सकता है। मुझे लगा नाच तो सभी सकते हैं, आई एम श्योर सब नाच सकते हैं, बस कुछ बेताले होंगे, बहुत पर सारे नाच तो सब सकते हैं। बहुत सारे तो बड़े बड़े जो उसको क्या शब्द में कहूँ, वो मेन स्ट्रीम वाले हीरो जो अच्छी एक्टिंग भी नहीं करते हैं वो भी नाच भी नहीं सकते हैं। नाम नहीं, छोड़िए। नाच सभी लेते हैं। नहीं। धर्म जी ने नाच लिए थे, वो तो धर्म पाजी और सनी पाजी नाच उन लिए लोगों थे। ने तो अपने स्टेप्स इजाद सबका कर अपना लिए। अपना तरीका होता है। हाँ, नाच जो है वो शरीर का नहीं है, मन का होता है। दिखेगा वो मन से नाचते हुए। तो धर्मपाजी कौन से कमाल के शानदार स्टेप करते थे, पर उनको देखते हुए नाचते हुए आई एम श्योर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने बहुत मजा किया होगा जब वो नाचे थे जट यमला पगला दीवाना पे। आई एम श्योर बहुत बहुत लाजवाब। अभी भी उनका तो जज्बा वही है। बिल्कुल। मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके साथ अभी एक फिल्म आ रही है दिसंबर में 21, जो कि हमारे यंगेस्ट परमवीर चक्र जो विजेता थे जी, अरुण खेत्रपाल। खेत्रपाल, उनके ऊपर है। और धर्म जी के साथ काम करने का मौका मिला। अमेजिंग। जी, और कहानी भी अमेजिंग है ये। बिल्कुल, बहुत शानदार कहानी। एक ऐसा यंगस्टर जो 21 साल का लड़का, इतनी जो रो देता है इस बात को लेके कि मैं युद्ध भूमि में क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कमाल, अरुण खेत्रपाल कमाल थे। मेरे फेवरेट सोल्जर की कहानी है ये, लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन दूसरी जो आपकी जो OTT आपका जो फैमिली मैन 3 वो आ गई, और मैंने कल रात को ही देखना शुरू किया। इसलिए नहीं कि आज आपका इंटरव्यू था, इसलिए क्योंकि वो जब से कमिंग सून चल रहा था तब से इंतज़ार था। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा ब्रांड बन गया है फैमिली मैन कि सब इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ चीज़ें OTT पे ऐसी हो जाती हैं कि आप इंतज़ार करते हैं। मनोज बाजपेयी के साथ हालांकि पहले भी आप कर चुके हैं मेरा ख्याल है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान, या नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान क्या हुआ था कि हम एक साथ स्क्रीन पे नहीं थे। स्क्रीन पे नहीं थे। बिकॉज आई प्लेड हिज फादर रोल। Right. हमने जो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर किया था वो थी फिल्म चिटागोंग, जो अपराइजिंग हुई थी चिटागोंग में, उसके दौरान वो बहुत ज़्यादा पहुंची नहीं फिल्म ऑडियंस तक। उसकी वजह से मुझे वासेपुर मिली एक्चुअली, मनोज भाई ने वहाँ रेकमेंड किया। और फिर बहुत टाइम बाद अब जाके उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। हालांकि बड़ा अच्छा लगता है कि देश के अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे गांवों के लड़के ऐसे पूरा रूल कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। नहीं, मनोज भाई तो वैसे भी बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं। हम सब जब हम एक्टर बन रहे फिल्म शूट में थे, या हम उस दौर में थे जब हम एक्टिंग पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर ये उस वक्त भी मनोज भाई बहुत सारे एक्टर्स को इंस्पायर कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो इट्स बहुत अच्छा लगा उनके साथ। कुछ होता है ना कि एक ट्रेट्स लिख दी जाती हैं, अनसेड होती हैं, कि एक हीरो है तो वो ऐसा 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 होना चाहिए। उन चीज़ों को तोड़ने वालों में भी मनोज जी एक नाम शामिल रहे थे उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है उसमें सिर्फ मनोज जी के बजाय उन डायरेक्टर्स का भी उतना ही बड़ा योगदान है जिन्होंने उस चीज़ को समझने की कोशिश की। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जनरली क्या होता है कि हम एक कहानी लिखते हैं। प्रेमचंद जी ने जब कफन लिखी होगी तो उनके दिमाग में 2 किरदार हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होगा। फिल्मों में जनरली क्या गलती कर देते हैं, मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि नायक पहले चुना जाता है। अगर नायक चुन लिया गया तो फिर कहानी उसके इर्द गिर्द बुननी पड़ेगी आपको। कहानी का अपना एक नायक होता है। अगर कहानी हमेशा फोर फ्रंट पे रखी गई, उसको ज़्यादा अहमियत दी गई, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक नायक चुना है। ये नहीं कि आपने नायक पहले चुन लिया और फिर उसके इर्द गिर्द कहानी बुन दी। प्रोसेस का फर्क तो होना पर प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अगर सही तरीका ये है कि आपने कहानी लिखी और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक नायक चुना, आई एम श्योर उसकी वजह से मुझे क्या नाम है, पाताल लोक मिला। जी। सुदीप भाई ने एक कहानी लिखी जिसका नाम पाताल लोक है। उन्होंने वो कहानी किसी को दिमाग में रख के नहीं लिखी। फिर उनको लगा कि कौन एक्टर है जो इसको, उनको ऐसा लगता है कि इसको निभा पाएगा। तो उस प्रक्रिया में मैं सबसे ज़्यादा लकी साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कर सकता था, किसी के भी हिस्से में जा सकती थी। अब वो कैसी बनती नहीं बनती वो अलग बात है, पर वो किसी के भी हिस्से में जा सकती थी। अब सोचिए कि अगर पाताल लोक का नायक पहले चुन लिया जाता और फिर कहानी बनाई जाती,
तो वो उसके परिणाम शायद सेम नहीं होते। शायद कहानी भी थोड़ी सी अलग होती, अलग लगती भी देखने में। बिल्कुल सही। पर महाराज के लिए जब आपने क्या 140 किलो के हो गए थे आप? नहीं, 140 नहीं। मैं महाराज एक्चुअली हमारे लॉकडाउन के बाद की पहली फिल्म है। हाँ। तो उस जनवरी में मेरी लास्ट फिल्म आई थी, बागी में जब था, बागी रिलीज हुई थी और उसके एक हफ्ते बाद लॉकडाउन लगा। फिर लॉकडाउन के टाइम पे पाताल लोक आया, तो घर पे पड़े थे पूरे 7-8 महीने, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। और भगवान की दया से थैंक गॉड घर में खाना ठीक ठाक था, अच्छा घी दूध चल रहा था। तो वो वेट बढ़ गया पड़े पड़े, पर मैं 110 किलो का था। 109 अच्छा, 30 किलो दशमलव 7 आज भी याद है मुझे, जिस दिन मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। और अगले 6 महीने बाद फिर 83 तक पहुंचा। सो पर वो उस वजन ने हेल्प किया उस स्क्रीन के किरदार में? नहीं, नहीं? वेट खत्म हुआ, खत्म किया बिल्कुल। वो उससे उस किरदार का जो डायरेक्टर के दिमाग में जो सोच थी वो सफल हो रही थी कि वो इंसान का जैसा भी मानसिक वो है, वो दिखने में उससे विपरीत है। दिमाग विभत्स हो सकता है, दिखने में विभत्स नहीं है। तो वो जो सोच थी वो उनको चाहिए था। पर वो 6 महीने मेरे लिए बहुत भारी पड़ गए उस चक्कर में। वापस लूज करना ना हाँ, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। जी, 30 किलो वेट ऑलमोस्ट खाने लूज के करना। शौकीन हैं आप? बहुत ज्यादा शौकीन। तो उस टाइम क्या बिल्कुल छोड़ दिया था? मैंने एक भी दिन शायद ऐसा नहीं हुआ जब जो उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया और मैंने मना किया। बस वही खाता था जो वो मुझे एक्चुअली देते थे। अच्छा। जो ट्रेनर थे हमारे, मुझे नहीं पता था वो क्या बनता है, कैसे बनता है, कितना है, पर वो मुट्ठी भर होता था और दिन में 2 से 3 टाइम ट्रेनिंग होती थी। 1 साल के पाप का प्रायश्चित था। जी, वो 6 महीने लगे, बहुत बहुत भारी थे। मैं बीच बीच में एक्चुअली मन किया कि छोड़ो, इसी वेट में कर लेंगे, एक्टिंग ही तो करनी है, वेट का देखा जाएगा। बट थैंक गॉड आई स्टेड बैक। फैमिली मैन में असल में आपके किरदार पे आना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद आप लंबे बालों में यहाँ पर आएंगे। पता नहीं कितने लोगों ने शुरुआत की है फैमिली मैन सीजन 3 की, कर ली ना? तो मैं तो सोच रही थी कि शायद आप उन लंबे बालों के साथ यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो लंबे बाल से अलग, ये हर कैरेक्टर का एक बारीक सा शेड का फर्क ही रहता है। लेकिन जयदीप अहलावत हर कैरेक्टर में पता नहीं आप इतना एफर्ट डालते हैं या वो एफर्टलेस आता है, पर वो महसूस होता है। बस इतना ही काम है, महसूस हो रहा है ना? बिल्कुल। आप प्रक्रिया छोड़ दीजिए, वो मैं अपने आप देखता रहूं। नहीं, वो प्रक्रिया आप रखें। ये एक कॉम्प्लीमेंट आपको मैं देना चाह रही हूँ कि मतलब वो फर्क महसूस होता है। मतलब मुझे देखने से पहले ये नहीं समझ में आता कि क्या मेरे लिए आने वाला है, व्हाट इज टू कम। जी, पर अभी व्हाट इज टू कम जयदीप, और क्या क्या कर रहे हैं अभी तो ऑफकोर्स जैसे आपने बोला फैमिली मैन चल रहा है और 21 आ रही है दिसंबर में। तो हाँ, अभी रिसेंट इस साल में तो यही, बाकी अगले साल का अगले साल। फिल्में ठीक, मतलब एक ओटीटी का जो सीरीज होता है उसको शूट करने में जितना वक्त लगता है, मतलब एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतने दिन में आपके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं, वो खत्म हो जाए। मतलब एक पेपर दे दें फिर दूसरे पेपर की शुरुआत करें। जी। पर आप लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं होती है। नहीं, कोशिश की जाती है कि ऐसे ही हो कि एक काम जब तक खत्म ना हो दूसरा ना लिया जाए। और जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि काम जब एक शूट चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल पाताल लोक चल रहा था, तो वो 5-6 महीने कुछ और कर भी नहीं सकते आप, इतने बिजी रहते हो आप उसमें। और जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो आपको अपने पर्सनल टाइम के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन उतना वक्त होता नहीं है। फिल्में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती और डेफिनेटली, क्योंकि अगर इन एन एवरेज एक 50-60 दिन में एक फिल्म ख़त्म हो जाती है शूट डेज, तो उसके 3 गुना टाइम लगता है एक लंबी सीरीज़ को ख़त्म करने में, 2 से 3 गुना टाइम लगता है। तो डेफिनेटली उस वक्त आप उस किरदार के साथ, उस कहानी के साथ ज़्यादा टाइम तक रहते हो और कोशिश करते हो कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हो तभी अगला शुरू किया जाए। नहीं तो 1-2 बार ऐसा हो गया बाई चांस, वो जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन कुछ शेड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो एक बार कुछ ऐसा हो गया था कि मैं 2 फिल्में एक साथ कर रहा था और मैं 4 दिन मैंने 24 घंटे शूट किया है। 12 घंटे एक, घर पहुंचो, नहाओ धो, दूसरी में चले जाओ। वो पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसका कुछ और तरीका निकाल पाए। तो मैं जनरली जो ट्रैफिक होता था उसमें, या फिर जो बीच में शूट्स के बीच में टाइम मिलता है एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में, उसमें सोता रहता था। पावर नैप हाँ, पावर नैप्स के साथ 4 दिन तरीके से लिया जाता है। हाँ। जो नींद तो आ जाती है, फिर खुलना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट इट्स ओके।
पार्ट ऑफ लाइफ। पर ये जो सारे कैरेक्टर्स रहे हैं उस सब के बीच में आपकी शुरुआत की तरफ इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जनरली अगर एक्टिंग पसंद है तो आपको फिल्में पसंद होती हैं जी। आप वो देखना पसंद करते हैं। किसी को तो देखकर बड़े हुए होंगे जिसका काम बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं ना, आपको एक्टर बनने से कोई लेना देना है नहीं। हाँ। आप हर उस इंसान की जरिए जो फिल्मों को एक अपने जीवन में एक मनोरंजन की तरह देखता है, खुश होता है फिल्में देख के। मैं भी वैसा ही था। तो हमारे दौर में वही सब, जितने भी दौर भी बदल रहा था, बच्चन साहब के दौर से लेके ये जब राजपाल क्या नाम है अपने मनोज भाई जो आ रहे थे, ये लोग भी आ रहे थे, और फिर अक्षय, शाहरुख सर और ये सब लोगों का दौर शुरू हुआ था जब हम बड़े हो रहे थे। तो वो बदलाव भी उस परिस्थिति में था। लेकिन फिल्में सिर्फ मनोरंजन थी, प्रोफेशन कुछ और सोच रहे थे आप। तो वो इंस्पिरेशन नहीं थे। वो तब शुरू हुए जब आप एज एन एक्टर आपका दिमाग उस तरह से काम करने लगा। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप नसीर भाई से लेके उन संजीव कुमार जी से लेके फिर इरफान साहब तक, तब्बू मैम तक, दुनिया भर के ऐसे एक्टर हैं जो आप जिनसे आप इंस्पायर होते रहे काम को लेके, नई नई फिल्मों को लेके। बाहर का सिनेमा देखने का मौका मिला जब आप फिल्मी शूट में गए, तो बाहर का जो सिनेमा है उसको समझने का मौका मिला, उनकी लैंग्वेज समझने का मौका मिला। न सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की भाषा के कोरियन सिनेमा है, जो मिडिल ईस्टर्न सिनेमा है, स्पेनिश है, वो जैपनीज सिनेमा है। तो वो सिनेमा देख के आपका थोड़ा सा विजन बेटर होना शुरू होता है कि कहानी बहुत सारे तरीक़ों से कही जा सकती है। तो आई थिंक तब बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इंस्पायर किया। सबसे डिफिकल्ट जॉनर एक्टिंग का क्या होता है? लोग कहते हैं रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। मैं भी मानता हूँ। मुझे लगता है कॉमेडी जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ना सिर्फ एक्टर्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो जो डायरेक्टर है, जो एक तो जो लिखा जा रहा है और उसको किस विजन के साथ आप आगे फेंकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक्टर्स कन्विक्शन में नहीं होता है कि यार ये फनी नहीं होगा, बट कुछ डायरेक्टर्स का विजन इतना स्ट्रांग होता है कि वो उनको पता है कि ये फनी होगा। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। मतलब प्रियदर्शन जी को हम हिंदी सिनेमा में जनरली यही मानते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऐसे फिल्मकार हैं जो कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया हर तरीके का। उनके अंदर वो सेंस है कि उनको पता है कि क्या फ़नी होने वाला है। वो कहानी के माहौल को ऐसा क्रिएट करते हैं। कुछ लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी को इतना आसान बना देते हैं। डेविड धवन जी बहुत करते थे फिजिकल कॉमेडी, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है हर एक्टर का कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जो इतनी इलॉजिकल चीज़ में भी कन्विक्शन डाल के उसको आपके लिए कन्विंसिंग बना दे। ये बहुत मुश्किल है। हरियाणा के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा बोला जाता है। जी, मानते हैं। बहुत खड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा वन लाइनर वाला होता है। हमारे कुलीग जो हमारे साथ नहीं है, सुरोहित सरदाना, बार बार उनको मैं याद करती हूँ कि सीरियस से सीरियस सिचुएशन पे बड़ा अच्छा उनका जोक जो रहता था, उसके बाद आपको स्ट्रेस खत्म होता था। क्या जयदीप पहलावत, जिनको हम अधिकांश तो सीरियस लुक में एक देखते हैं, वो एक हार्डकोर कॉमेडी अगर किसी चीज को कहा जाए? मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहूँगा मैम, चाहे वो फिर स्लैपस्टिक हो, चाहे वो सिचुएशनल हो, मैं 100% ट्राई करना चाहूँ। क्योंकि जैसे कभी किसी ने डांस नहीं दिया था तो मुझे भी नहीं पता था। देखिए, एक होता है एक डांस करना पार्टीज में, शादियों में, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। वहाँ जब आप स्क्रीन पर डांस कर रहे हो तो एक्चुअली बीट की बजाय आप मास्टर जी के 1 2 3 4 इस पे नाच रहे होते हो। अच्छा। क्योंकि सबको एक सिंक में आना पड़ेगा। आप अपनी रो में बह के कहीं और नहीं जा सकते। तो स्क्रीन पर डांस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लाइफ में मैं हो सकता है थोड़ा बहुत कॉमिक हूँ, मैं अपने जीवन में जो हो सकता है मेरे आसपास दोस्त हों, लगता है कि यार इसके वन लाइनर अच्छे हैं, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। पर स्क्रीन पे कॉमेडी करना थोड़ा सा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे डायरेक्टर के ऊपर भी ज़्यादा। नहीं, उसके पैसे लगते हैं। ना, फ्री में आया हूँ, उसके पैसे लगते हैं। नहीं, ये सही मंच नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं, फिर कभी वो नहीं, वो आप स्क्रीन पे देखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। पता चला यहाँ बेताला नाच दिया, फिर आपको लगा अरे ये तो बड़ा बूढ़ा नाच है। तो अरे अभी आप कह रहे थे दूसरों की बारात में कूद कर बारातों में कोई नहीं देखता है स्टेप। आपने देखी हरियाणा में बारातें कैसी होती है? कौन स्टेप गिन रहा है वहां?
ये कौन सा आपसे माइकल जैक्सन वाला डांस देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, फिर कभी फिर कभी फिर अच्छा, कभी। आप मत उकसाओ, मुझे पता है आप पिछले देर से उकसाए जा रहे हो। ना ना ना, अभी मैं पिछले दिनों केबीसी में गया था, वहाँ मुझे एक डायलॉग बोलने का मौका मिला बच्चन साहब का। उन्होंने बोला कि बच्चन साहब के अलग अलग डायलॉग अलग अलग भाषा में बोले, तो मनोज जी ने भोजपुरी में बोला, आशारी भाई ने बम्बैया में बोला, मैं हरियाणा में बोल के गया था डॉन का डायलॉग। तो उसमें लास्ट में बोलता है कि डॉन के पास से 11 दिशाई पुलिस पड़ रही है ना धोकन है, पर डॉन ठ्यावा को नहीं, मैं भी नाचू को नहीं। तब कितने किल की मार लो, चाहे कितनी किल की मार लो, ना 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 ना। नहीं, वो होता है ना एक सिग्नेचर स्टेप एक जयदीप अपना करते हुए यहाँ से आज जाएंगे। अभी 6 मिनट 16 सेकंड बाकी हैं बातचीत के, उसके बाद एक सिग्नेचर स्टेप बता के जाएंगे बस अपना। डांस मत करिएगा, सिग्नेचर स्टेप तो अलग चीज होती है। क्या अभी तक मुझे लग रहा था यहाँ बिहार के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ लगता है हरियाणा की भी मौजूदगी है। अच्छा, इतने सारे हाथ। उस टाइम भी तिवारी जी इनके ऊपर गाना गा रहे थे। ये इनको नाचने से मतलब है, बिहारी हो चाहे हरियाणवी हो। अगले में अगला स्टेट बन जाएंगे। देश तो एक ही है हमारा। देश बिल्कुल एक ही है हमारा। नहीं, आपने डायलॉग की बात बड़ी अच्छी छेड़ी। चलिए, आप जब सोच रहे थे तो ये कोई नहीं था कि आगे बढ़कर क्या करना है, प्रोफेशन के तौर पर आप नहीं देख रहे थे। पर ये वो दौर था आपके बड़े होने का जब एक्चुअली बड़े डायलॉग्स बहुत फेमस होते थे। आजकल तो एक एक लाइन वाले होते हैं। जी जी। तो इसीलिए चलिए, गाना आपने नहीं गाया पर कोई डायलॉग सुन ले हम उनका फेवरेट। और हरियाणवी में नहीं, बिल्कुल वैसे ही। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मन ही नहीं भर रहा है। पर कौन सा? जब सस्पेंड हो गया तो जरूरी हो जाना। भला या पकड़ अपनी पिस्टल, और आज पास से मेरे छोरे का ने देख लिया ना, तेरा मुद्दा मारूंगा। तेरा फूफा पहले सस्पेंडेड अंडा है बॉलीवुड। थैंक यू। वो घरा बनाऊंगा तेरती, वॉइस मोबाइल भेजूंगा तेरती। ये एंडलेस होना है। आप नहीं, पर ये स्कूल कॉलेज उसके आगे ये डिमांड्स होते थे जयदीप अहलावत से कि अरे ये बोलकर सुना या नहीं? हाँ, पर बस सच बताऊं, ये मुझे थोड़ा अजीब ही लगती है ये चीज़, क्योंकि वो जब आप कर रहे होते हो ना, आप बहुत अलग मूड में होते हो, वहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, आप उस किरदार में, वहाँ वो बहुत अलग माहौल होता है, तब वो चीज़ें बन के आती हैं। और इसीलिए डायलॉग लिखे नहीं जाते, डायलॉग बन जाते हैं। जब आप कर रहे होते हो ना, आपको नहीं पता ये डायलॉग इस तरह से बाहर वो होगा, आप उस वक्त उसके बारे में सोच ही नहीं रहे होते हो, आप उस किरदार की जो ज़रूरत है, उसको पहुंचाने की ज़रूरत है, वो सोच रहे होते हैं। नहीं तो ये कोई डायलॉग थोड़ी है कि कितने आदमी थे, 50,000। ये तो बेसिकली मतलब आदमी 22 और कितने पीछे 10 रुपये, ये कोई डायलॉग थोड़ी है। पर ये बन गया, तो वो जब दोबारा अगर कोई किसी को बोलो कि अब वो बोल के बताओ कितने आदमी थे 50,000, कितना अजीब लगेगा बोलते हुए। ये सही तरीका नहीं। रील्स के जमाने में वो भी चल जाता है। हाँ, हो गया। Context पहले भी नहीं बिना चाहिए। रील्स के जमाने में भी था, आई एम श्योर। बच्चन साहब ने सारे जिंदगी सुना होगा कि बोलिए ना एक बार 2-4 डायलॉग। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र पाजी, जिनको सबको कहा जाता था, उनके अपने डायलॉग, खामोश से लेकर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। यहाँ पर और जो सुनने वाले हैं, जो डिजिटली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मन होगा आगे कुछ करने का। कई दफ़ा आपको लगता है कि नहीं, आपका अगर कोई आपके पेरेंट्स नहीं हैं उस इंडस्ट्री में, या आपका कोई गॉड फादर नहीं है तो नहीं होता है। पर आप उन लोगों में से हैं जो एक नॉर्मल कोर्स में आप आगे बढ़े हैं, ना आपके फादर उस इंडस्ट्री से, ना आपका कोई गॉड फादर, लेकिन स्क्रीन फाड़ देते हैं बिल्कुल। उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? वैसे तो लोग ज्ञान थोड़ा अजीब ही हो गया, ज्ञान लेना देना बंद कर देना चाहिए। पर अगर मैं जेन्युइनली, कुछ लोग जेन्युइनली अगर इस चीज़ को मानना चाहते हैं कि उनको अभिनय करना है और फेमस होना है, बहुत सारे तरीके हैं आप कर हो सकते हो। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जिनको फेमस होना है एक्टिंग से।
पर एक्चुअली अगर आपको अभिनय करना है तो आपको अपनी सोच में वो चीज़ पैदा करनी पड़ेगी जिससे आपको पता है कि आप एक्टिंग से प्यार करते हैं। ये नहीं कि आप किसी से अच्छा इसकी प्रसिद्धि से आप प्रभावित हो रहे हो। प्रसिद्धि से अगर प्रभावित होकर आपको जाना है बॉम्बे, नाम कमाना, वेरी गुड, जाइए कीजिए, पर वो ज़रूरी नहीं है। वो आएगी और चली जाएगी। ऐसे इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए, मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया की बात करूं, जो बहुत फेमस हुए हैं और फिर गायब भी हो गए हैं, फिर वापस भी आए हैं। तो उसकी बजाय आप अपने काम पे फोकस करें। वो शहर थोड़ा सा है आपको डीमोटिवेट कर सकता है कुछ टाइम तक, और बीच बीच में वो दौर आता भी रहेगा कि कुछ नया नहीं हो रहा है या कुछ पुराना नहीं हो रहा। बट अगर कोई जेन्युइनली इस प्रोफेशन को लेना चाहता है सीरियस तरीके से, तो उसका कोर यही होना चाहिए कि उसको अभिनय करने में मज़ा आता है। अदरवाइज आप बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप बाकी चीज़ों से प्रभावित होकर फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत यंग हैं इस सवाल के लिए जो मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन कभी मन में आता है कि मेरी लेगेसी ये हो, लोग इस तरीके से मुझे हमेशा याद रखें? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं मैं, पर एक्टर बनने का भी कभी नहीं सोचा था। तो देखते हैं, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं भी बनती है तो चलेगा हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जयदीप अहलावत जो बिना म्यूजिक के आपको एक सिग्नेचर स्टेप सिखा कर जाएंगे। नहीं यार, फिल्मों में देखना अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बौंडा लगूंगा मैं, रहने दो तुम। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।